को कितनी हीट दी जाए कि उसकी जो पेट है भर जाए उसका, है ना। पेट भरने का इंडिकेशन क्या होगा, कोई बताएगा? पेट भरने का इंडिकेशन क्या होगा? हीट आप दे रहे हैं, उसका पेट भर गया, इसका क्या इंडिकेशन है, कैसे पता चलता है? क्या बताया था? अरे उसका सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगेगा ना, आप उसको छुएंगे तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसका पेट भर चुका है। अब आप जो भी हीट दे रहे हैं वो टेम्परेचर बढ़ाने में यूज़ होगी। तो यहाँ पे आपसे हीट कैपेसिटी पूछ रहा था, तो हीट कैपेसिटी कह रहा है अगर एक आयरन बॉल को हम 5000 जूल हीट दे दें और उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है 10 डिग्री उतनी हीट देने की वजह से, तो बताइए आयरन बॉल की हीट कैपेसिटी क्या है? तो सबसे पहले समझिए कि जो हीट एनर्जी होती है उसको हम Q से डिनोट करते हैं। हीट एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है? डायरेक्टली रिलेटेड है चेंज इन टेम्परेचर में, बोलो है या नहीं? हीट एनर्जी, जितना आप हीट एनर्जी देते हैं उतना टेम्परेचर में चेंज आता चला जाता है। आवाज़ आ रही मेरी, नहीं आ रही है? आ रही है। तो अब इसका मतलब यह है कि हीट एनर्जी गिवन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में जो भी चेंज आ रहा है, डेल्टा टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अच्छा, कोई बॉडी को आप हीट देते चले जा रहे हैं और उसके अंदर टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए उसकी हीट कैपेसिटी कितनी है। तो आपको पता है जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाएगा तो कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को हमने C से लिखा, और ये जो कांस्टेंट है इसी कांस्टेंट का नाम दे दिया गया क्या? हीट कैपेसिटी। इसी कांस्टेंट का नाम है हीट कैपेसिटी। ये सब बताया जा चुका आपको। तो यहाँ से देखिए हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? Q अपॉन डेल्टा टी। अब ये क्वेश्चन कितना आसान है आपके लिए। आपको हीट कैपेसिटी निकालनी है आयरन बॉल की, आपको हीट एनर्जी गिवन है, 5000 जूल हीट दी गई, कितना टेम्परेचर में चेंज आया? 10 डिग्री का चेंज आया। तो बता दीजिए हीट कैपेसिटी कितनी आएगी? ऊपर रखिए 5000, नीचे आ जाएगा आपका 10, तो ये कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हुआ, कितना आया? 500। और यूनिट कैसे लिखेंगे? आपको पता है हीट किस में? जूल में लिखते हैं हम, और टेम्परेचर जिसमें भी दिया हो, डिग्री सेल्सियस में दिया है तो डिग्री सेल्सियस, तो ये हो गया जूल पर डिग्री सेल्सियस, या अगर केल्विन में दिया है तो जूल पर केल्विन। बोलो समझ में आया? हीट कैपेसिटी निकाल लेंगे, क्या होती है हीट कैपेसिटी। हाँ चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 kg ऑफ वाटर फ्रॉम 10 डिग्री टू 50 डिग्री। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज 4200 जूल पर kg पर केल्विन। देखो जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या है, किसके डायरेक्टली रिलेटेड थे भी बताया था हमने? चेंज इन टेम्परेचर के, यानी जितना हीट एनर्जी दोगे उतना टेम्परेचर में चेंज आता चला जाएगा। फिर हमने ये कांस्टेंट हटाया था तो ये फॉर्मूला बना था C डेल्टा टी, ये हीट कैपेसिटी का था। अच्छा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या होता है कि आप पूरे सब्सटेंस की बात नहीं कर रहे हैं, आप उसके 1 ग्राम की बात कर रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि बताओ आयरन में पर ग्राम कितना होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में पूछ रहा था हीट कैपेसिटी ऑफ आयरन बॉल, वो हमने निकाल ली थी, 500 जूल आई थी। अच्छा, आपसे पूछता कि 1 ग्राम आयरन की बताइए हीट कैपेसिटी, तो जब हम पर ग्राम की या 1 किलोग्राम की बात करने लगते हैं, एक पर्टिकुलर मास की बात करने लगते हैं, पूरी बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं, हमें एक पर्टिकुलर मास की, 1 ग्राम हो सकता है, वो 1 किलोग्राम हो सकता है, तो उस हीट कैपेसिटी का नाम बदल के एक दूसरा नाम रख दिया जाता है। क्या नाम रख दिया जाता है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं उसको। ठीक है, आप स्पेसिफिक हो गए ना, आप एक पर्टिकुलर मास से कंसर्न हो गए कि इस इतने मास की बता दीजिए, हमें पूरे की नहीं जानना है, तो कुछ नहीं है। अब इसमें इसी फॉर्मूले में एक नया टर्म ऐड हो जाएगा, मास। ठीक है, यानी अब हीट कैपेसिटी डायरेक्टली रिलेटेड मास की भी हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अरे खुद ही सोचो, एक ग्राम सब्सटेंस है, उसको जो आपको हीट कैपेसिटी देनी होगी उसका कुछ अमाउंट होगा। इसी तरह से 100 ग्राम है, इसी तरह से 1000 ग्राम है। अब आप बताइए सबको हीट कैपेसिटी ज्यादा देनी पड़ेगी, इससे इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा ये। 1 ग्राम को जितनी देनी पड़ेगी 100 को उससे ज्यादा देनी पड़ेगी हीट एनर्जी, है ना, उसका 1 डिग्री रेज करने के लिए। कोई सब्सटेंस है 1 ग्राम का, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री बढ़ाना है, सबका 1 डिग्री बढ़ाना है। बताओ क्या तीनों को हीट एनर्जी एक ही तरह की देनी पड़ेगी? अलग अलग होगी ना, बढ़ेगी ना, जैसे जैसे मास बढ़ाएंगे हीट एनर्जी गिवन बढ़ती चली जाएगी ना। तो इसका मतलब हीट एनर्जी गिवन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मास के, यानी मास बढ़ाओगे तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी आपको टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मास का एक टर्म एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये बन जाएगा CM डेल्टा टी। ठीक है, या इसको MC डेल्टा टी से भी याद रखते हैं, MC डेल्टा टी। तो जब मास का टर्म आ जाएगा हीट एनर्जी वाले फॉर्मूले में, तो वो हीट, ये जो हीट कैपेसिटी है C, इसको हीट कैपेसिटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलेंगे। बस इतना सा है,
क्लियर है, समझ में आया? हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या होता है? जब मास की, एक पर्टिकुलर मास की बात करने लगते हैं, 1 kg 1 ग्राम, तो वो फॉर्मूला यूज करेंगे हम mc डेल्टा टी। जब आप मास की बात नहीं कर रहे हैं तो फॉर्मूला ये वाला यूज करेंगे c डेल्टा टी। यहां पे c हीट कैपेसिटी कहलाएगा, mc डेल्टा टी में जो c है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहलाएगा, क्योंकि वहां पे हम स्पेसिफिक हो गए हैं, पर्टिकुलर मास की बात कर रहे हैं। चलो अच्छा, अब बताइए यहां पे कैसे लगाएंगे हम? वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा? Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, क्योंकि स्पेसिफिक हीट पूछ रहा है हमसे। अच्छा, हीट एनर्जी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? हीट एनर्जी पूछ रहा है। इसका मतलब बाकी चीजें दे रखी होंगी, हमसे ये पूछ रहा है हीट एनर्जी। तो बाकी चीजें क्या दे रखी है? मास कितना है? 2 kg दे रखा है, देखिए, और c कितना दे रखा है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की है 4200 जूल पर kg पर केल्विन, ठीक है, ये इसकी यूनिट है। टेम्परेचर में कितना राइज आ रहा है बताइए? 10 से 50 हो गया, कितना चेंज हुआ? हाँ, 50 माइनस 10 लिख दिया यहाँ पे। बताओ, सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? ये निकाल लिया सभी लोगों ने, कितना आ जाएगा यहाँ से? ये आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 40 आपके पास, मल्टीप्लाई कर लीजिए खाली, आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, हाँ, अब देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसको करके दिखाइए सभी लोग। करेंगे नहीं, इसमें न्यूमेरिकली आएंगे ज़्यादातर, अगर आप करना नहीं सीखेंगे तो कोई फायदा नहीं है इसकी थ्योरी से। Some heat energy is given to 120 ग्राम of water and its temperature rise by 10 Kelvin। ठीक है, आप 120 ग्राम वाटर को कुछ हीट एनर्जी देते हैं तो उसका टेम्परेचर 10 केल्विन से बढ़ जाता है, यानी ये चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है आपको। When the same amount of heat is given to 60 ग्राम of oil, its temperature rises by 40 Kelvin। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इन जूल गिवन टू वाटर। सबसे पहले वाटर को कितनी हीट एनर्जी दी गई थी, जो सम हीट बोल रहा था ना, इसी की वैल्यू पूछ रहा है, कितनी हीट दी गई थी। पहला पार्ट है क्वेश्चन का। दूसरे पार्ट में पूछ रहा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑयल की बताइए। जरा ट्राई करो, इतना टाइम नहीं लगता है, आसान क्वेश्चन है। अब यहाँ ध्यान रखना है, इसको केजी में चेंज कर लेना, क्योंकि यहाँ पे 4200 जूल पर केजी पर केल्विन दे रखा है। या तो इसको उसमें चेंज करना पड़ेगा ग्राम में, या इसी को केजी में चेंज कर लो। तो देखिए क्या लगेगा, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। m है मास, वो है 120 ग्राम, 120 ग्राम को 1000 से डिवाइड करिए, केजी में चेंज हो गया। c दे रखा है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होता है 4200 जूल, और डेल्टा टी कितना है? 10 केल्विन है। तो कुछ नहीं है, 3 0 आपके कैंसिल हो गए, यहाँ से देखिए कट गए। कितना आंसर आ रहा है? 120 मल्टीप्लाइड बाई 42, तो कितना बनेगा ये? 5040 आंसर आ गया आपका। पहला पार्ट आ गया ये वाला। अब दूसरे पार्ट में कह रहा था सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज गिवन टू 60 ग्राम ऑफ ऑयल। सेम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी मतलब यही ना, 5040 बोलो, यही हीट एनर्जी किसको दी गई है? ऑयल को दे दी गई है। अच्छा, ये हीट एनर्जी अगर आप ऑयल को दे देंगे तो ये कह रहे हैं उसका टेम्परेचर 40 केल्विन से बढ़ जाता है, उसकी हीट कैपेसिटी बताओ। अच्छा, सिर्फ इतना बताओ कि हम सिर्फ अभी निकाल नहीं रहे, आइडिया से बताओ कि जो ऑयल की हीट कैपेसिटी होगी वो वाटर से कम आएगी या ज्यादा आएगी? बताओ, ऑयल की हीट कैपेसिटी वाटर से कम आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए? नहीं लगेगा आइडिया है, बोलो। कम आनी चाहिए। अगर मान लीजिए 60 ग्राम ऑयल है और यहाँ 120 ग्राम वाटर है, तो 60 ग्राम ऑयल के हिसाब से भी 40 केल्विन का राइज हो रहा है। मान लीजिए अगर वाटर का वॉल्यूम डबल भी कर दीजिए आप, 120 ग्राम कर दीजिए, तो भी तो 20 हो जाएगा केल्विन, तब भी ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये है कि इसकी हीट कैपेसिटी कम आनी चाहिए कहीं ना कहीं। चलो निकाल के देखते हैं, फॉर्मूला वही लगेगा, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी। आपको इस बार Q दे दिया, बोल रहा है वही Q है, Q जो भी आपने निकाला है वही इसको दे दिया गया। अच्छा, मास ऑयल का कितना है? 60 ग्राम है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, और डेल्टा टी अब दे रखा है 40 केल्विन, तो डेल्टा टी की जगह 40 रख दिया हमने। तो बहुत आसान है, करिए। ये 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, और यह कितना आ रहा है? 6 से ये हो जाएगा कितना? 6 8 ज़ा 48, और 6 4 ज़ा 4 से करेंगे इसको तो कितना आएगा? 21 ही आएगा। हाँ 21 क्या आएगा? 1000 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसे ग्राम। हाँ ग्राम है तो मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ से, है ना। ये तो ये आ गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब अब C की वैल्यू कितनी आ रही है? देखिए यहाँ से 2100 किलो 2100 जूल पर केजी पर केल्विन,
ठीक है, सबको समझ में आया? आगे चलें, नहीं आया तो दोबारा पूछ सकते हैं आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है वैसे। अब आते हैं कैलोरीमीटर पे। कैलोरीमीटर क्या होता है? कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम अगर दो बॉडीज़ को मिक्स करते हैं, यानी दो अलग अलग लिक्विड्स हैं सपोज करो, और दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। जैसे कैसे, समझिए, ध्यान से सुनिएगा। इस पे न्यूमेरिकल बनते हैं तीन तरह के, तीनों तरह के न्यूमेरिकल आपको आने चाहिए। पहला देखिए, हमने एक कोई लिक्विड ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये एक लिक्विड ले लिया और इस लिक्विड का मान लेते हैं टेम्परेचर है इनिशियली TA, ठीक है। इसी के साथ हमने एक दूसरा लिक्विड ले लिया और इस लिक्विड में ये लिक्विड है इसके अंदर। अब दोनों लिक्विड में क्या क्या चीज़ें हैं देखिए, इसका टेम्परेचर T1 है, मान लेते हैं मास MA है, और मान लेते हैं इसका जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो CA है। एक लिक्विड में तीनों चीज़ें पाई जाएंगी, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, उसकी कुछ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, उसका कुछ मास होगा। इसी तरह से एक दूसरा लिक्विड लिया हमने, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं TB है, ठीक है, टेम्परेचर है इसका TB, ठीक है, इसका मास है MB और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है CB। अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक सिंगल बीकर में पलट दिया यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों को यहाँ पे डाल दिया, यहाँ से ये दोनों को इसमें पलट दिया। अब इसके अंदर जब इनको पलटेंगे तो इनका टेम्परेचर बदलेगा या नहीं बदलेगा, बोलो? टेम्परेचर चेंज होगा? बिल्कुल होगा। तो यहाँ मान लेते हैं टेम्परेचर, नए मिक्सचर का टेम्परेचर आया TC, ठीक है, और नए मिक्सचर का मास भी होगा कुछ ना कुछ। अब देखिए यहाँ ध्यान से सुनिए कि ये जो आपने इसके अंदर इसको पलटा है, इसके अंदर इसको डाला है, जो नया मिक्सचर बना है आपके पास, उस नए मिक्सचर का टेम्परेचर कितना है और टेम्परेचर में जो चेंज आया है वो किसी ने, आप सोचो अगर TA का टेम्परेचर ज़्यादा रहा होगा TB से, TA का टेम्परेचर अगर TB से ज़्यादा रहा होगा तो इसका मतलब ये है कि जब इन दोनों को मिक्स करेंगे आप तो TA क्या करेगा, हीट लूज करेगा या गेन करेगा, बताओ? अरे लूज करेगा। जब ज्यादा है, जो ज्यादा जिसके पास होता है वही तो लूज करता है, और गेन कौन करेगा? TB हीट गेन कर लेगा। जब दोनों को आप मिक्स करेंगे तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा था, जिसके पास हीट ज्यादा थी, उससे हीट कम वाले में चली जाएगी, ठीक है, और दोनों किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आ जाएंगे मिक्स होकर, वो टेम्परेचर है TC। तो अब आपसे इसमें एक इक्वेशन बन के आएगी और उसमें कुछ चीज़ें नोन होंगी, कुछ चीज़ें अननोन होंगी। मान लो हो सकता है पूछ ले कि बताओ जब दोनों को मिक्स किया गया तो उनका टेम्परेचर कितना आया निकल के, ठीक है, या ऐसा पूछ सकता है कि मिक्सिंग का टेम्परेचर दे दिया गया, दोनों में से एक लिक्विड का टेम्परेचर दे दिया गया, पहले वाले का पूछ लिया गया, तो तीन में से कोई दो नोन होंगे, एक पूछ रहा होगा, बाकी मास भी पूछ सकता है, ठीक है, कभी कभी। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, हीट, देखो दो बॉडीज को जब आपस में कांटेक्ट में लाया जाता है या दो लिक्विड्स को जब मिक्स कराया जाता है तो उसमें जिस लिक्विड के पास ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा हीट एनर्जी होती है, वहाँ से हीट एनर्जी फ्लो कर जाती है जिसके पास कम होती है। और कब तक फ्लो करेगी? जब तक दोनों बराबर ना हो जाएं, दोनों में हीट एनर्जी या टेम्परेचर बराबर ना हो जाए तब तक फ्लो करेगी। तो एक बॉडी हीट लूज करेगी, दूसरी बॉडी हीट गेन कर लेगी, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो अभी हमने देखा कि हीट एनर्जी का जो फॉर्मूला हमने अभी देखा था पीछे, हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जब भी हम देख रहे थे, वही फॉर्मूला यहाँ लगेगा। अगर हम आपसे पूछें कि ये बॉडी कितना हीट लूज कर गई होगी, तो कितना कर गई होगी बताइए? ये बॉडी कितना हीट लूज कर गई होगी? ये मान ले QA थी बॉडी, ये तो ये MC डेल्टा T यानी MA थी, इसका मास MA था और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CA थी, और जितना टेम्परेचर ये कितना लूज कर जाएगी MC। अब बताओ कितना टेम्परेचर लूज करेगी, कितना हीट, यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, कोई बताएगा? कितना कम होगा इसका टेम्परेचर, कितना कम हुआ? देखो ध्यान से, अगर मान लो ये 100 डिग्री पे था, 2 मिनट के लिए सुनो, और ये 50 डिग्री पे था, तो जो बीच वाला टेम्परेचर आएगा वो इन दोनों के बीच में होना चाहिए मिक्सिंग के बाद, इतना तो कंफर्म है ना? 100 से ज्यादा नहीं हो सकता, 50 से कम नहीं हो सकता। जब आप मिक्स करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका एवरेज के हिसाब से बीच में आएगा, 100 और 50 के बीच में ही लाई करेगा। 70 हो सकता है, 75 हो सकता है, 80 हो सकता है या 60 हो सकता है, इसके बीच में लाई करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम ये जानना चाहते हैं कि 100 डिग्री वाले ने कितना हीट लूज किया, ये टेम्परेचर में उसने कितना टेम्परेचर लूज किया,
तो उसको अगर हम इससे माइनस कर दें जो फाइनल टेम्परेचर आया है तो पता चल जाएगा। बोलो 100 माइनस दिस करें तो पता चल जाएगा कितना लूज किया है। और अगर आप इसका पता करना चाहते हैं कितना टेम्परेचर लूज किया है तो उसके केस में ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। आप खुद ही देखो तीनों में सबसे बड़ा तो यही रहेगा 100 वाला, ये सेकंड नंबर पे आएगा क्योंकि ये इन दोनों के बीच में होगा, और ये भाई साहब सबसे लास्ट में खड़े होंगे। तो अगर आप टेम्परेचर चेंज पता करना चाहते हैं पहले वाले का तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे, जितना गैप आएगा उतना उसने लूज किया है, और जितना इसने लूज किया है वही वो गेन कर लेगा। तो अगर आप इसका पता करना चाहते हैं इसने कितना गेन किया है तो इसमें से, क्योंकि ये बड़ा है इससे, TC माइनस TB करना पड़ेगा। तो यहां पे डेल्टा T क्या आएगा बताओ, यहां आएगा डेल्टा T TA माइनस TC, यानी ये बड़ा है तो TA और माइनस जो मिक्सर जिसमें मिक्स करके रख दिया है उसके टेम्परेचर से माइनस करेंगे। ठीक है, अच्छा इसका निकालते हैं QB, इसने हीट एनर्जी कितनी गेन की, तो इसने कितनी गेन की होगी, इसका मास MB और इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CB, और इसका टेम्परेचर चेंज वो कैसे आएगा, वो आएगा TC माइनस TB करने पर, इससे इसको माइनस करना है। पहले में इसको, ये बड़ा है तो इससे इसको माइनस करेंगे, अब दूसरे केस में ये बड़ा हो गया तो इससे इसको माइनस करेंगे। अब सोचो जितनी हीट एनर्जी इन्होंने लूज की उतनी इन्होंने गेन की, इसका मतलब QA बराबर रहेगा हमेशा QB के, तो ये चीज बराबर हो जाएगी। इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या बन के आया, MaCA TA माइनस TC इक्वल टू हो जाएगा MbCB और TC माइनस TB। ये फॉर्मूला है जिससे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, करने के लिए अभी हम आगे करेंगे भी कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स, लेकिन ये चीज़ किसी को समझ में ना आई हो तो बताओ फिर से समझाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे न्यूमेरिकल ज़रूर आएगा। तो ये न्यूमेरिकल अगर आपको आता है, और सबसे ज़्यादा अगर कैलोरीमेट्री से क्वेश्चन कहीं से आने की प्रोबेबिलिटी है तो यहीं से न्यूमेरिकल्स, हीट कैपेसिटी के न्यूमेरिकल्स, कैलोरीमेट्री पे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये कौन सा प्रिंसिपल है, हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी विल बी इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। ठीक है, ये हमेशा बराबर रहेगा, इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो QA बराबर QB हमने किया है। क्लियर है सबको, कोई नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब सबको क्लियर है। चलते हैं आगे। ठीक है, अब दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल कैसा आता है वो भी समझ लो। दूसरे टाइप का न्यूमेरिकल क्या आता है, वो ये होता है कि मान लीजिए आपने दो लिक्विड लिए, ठीक है, दो लिक्विड ले लिए, एक ये है, ठीक है, A लिक्विड है, और वही चीज़ उसका मास MA, ठीक है, टेम्परेचर TA और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CA, ये तीनों चीज़ें होंगी उसके अंदर। फिर आते हैं दूसरे पे, ठीक है, एक दूसरा लिया आपने, लेकिन इस बार क्या है कि जो दूसरा आप ले रहे हैं इसमें जो इसका वेसल है वो कॉपर का बना है। ठीक है, बर्तन जो है कॉपर का ले लिया है। ठीक है, ये जो वेसल है जिसमें लिक्विड एक दूसरा लिक्विड जिसमें रखा हुआ है वो आपका कॉपर का वेसल है। अब देखिए ध्यान से, या ऐसे समझो, ये दूसरा लिक्विड है, और दूसरे लिक्विड में जो चीज़ें हैं ये B है, और इसकी वही चीज़ MB, इसका मास MB, इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी CB और टेम्परेचर TB है। हमने इसको जिस वेसल में डाला, नीचे देखना, अब हमने इसको जिस वेसल में डाला है, थर्ड वेसल में, ये आपका ये कलर दिखेगा नहीं उस पर, भी देखते हैं ट्राई करके। ये तो अब दोनों में फ़र्क ये है कि ये वाला जो लिक्विड है, दूसरा वाला जो येलो 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 दिख रहा है आपको, ये आप समझ लीजिए कॉपर का हमने ले लिया है बर्तन। ठीक है, ये नॉर्मल है। अब कॉपर के साथ क्या दिक्कत होती है, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमने आपको बताई थी, क्या होती है, किसी को याद है कुछ, कितनी थी कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, क्या थी, याद है किसी को, कितनी थी कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी? कल हमने आपको बताया भी था मेटल्स के बारे में, मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है कम होती है, मेटल की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होती है कम होती है, कम होती है। ठीक है, कॉपर की आपकी 390 या 380 के अराउंड होती है। ठीक है, जूल पर केजी केल्विन। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि 1 किलो कॉपर का टेम्परेचर एक केल्विन तक राइज करने के लिए आपको कितना एनर्जी देनी पड़ेगी, 390 जूल या 400 जूल, जगह जगह ये लिखा रहता है, इतनी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी।
इसका मतलब कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। अब होगा क्या, जब आप इन दोनों मिक्सचर को मिलाएंगे, सपोज करो इसको उठा के आपने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब इसको उठा के जब आप इसमें डालेंगे तो मान लेते हैं इसको नीचे फिर से बना लेते हैं, ये ठीक है, ये यही वाला है, आप मान लेते हैं इसमें डाल दिया आपने उठा के। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान से होगा क्या, आपने जब इसमें डाला तो हीट लूज तो कौन करेगा, ए ही करेगा, क्योंकि ए का टेम्परेचर पहले ज़्यादा था, यानी टीए जो था वो ग्रेटर देन था टीबी से, तो हीट लूज ऑब्वियस सी बात है टीए ही करेगा। तो हीट लूज जो टीए की आएगी वो कितनी आएगी, एम ए सी ए और डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा टी में क्या होगा, अगर इसका टेम्परेचर आपका टीसी है तो डेल्टा टी वही आएगा जो पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, टीए माइनस टीसी करके निकाल लेंगे। लेकिन जब हीट गेन की बात आएगी तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि कॉपर क्या करता है, जैसे ही कॉपर के अंदर कोई लिक्विड डाला जाता है, जैसे ये कॉपर है, इसके अंदर जो भी लिक्विड डाला गया, ठीक है, इसके अंदर जो भी लिक्विड डाला जाएगा उस लिक्विड का जो टेम्परेचर होगा, कॉपर तुरंत उससे हीट लेकर अपने टेम्परेचर को उसके बराबर करने की कोशिश करता है। सिंस कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो कॉपर कम हीट एनर्जी लेकर भी अपने टेम्परेचर को लिक्विड के बराबर कर लेगा। और लिक्विड का मतलब ये है कि वाटर लिक्विड होता है नॉर्मली, यहाँ पे मान लीजिए लिक्विड कौन सा है, वाटर है। अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200 जूल, आपको भी पता है। 4200 जूल का मतलब ये है कि 1 किलो कॉपर में 1 केल्विन का या 1 डिग्री का राइज लाने के लिए आपको 4200 जूल एनर्जी देनी पड़ेगी या लेनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो और उसी के कंपैरिजन में देखें तो कॉपर का उससे 10 टाइम्स कम है ना, कॉपर का उसका 10 टाइम्स कम है जो हीट कैपेसिटी है, यानी कॉपर के 1 केजी को 1 केल्विन का राइज लेने के लिए सिर्फ 400 जूल एनर्जी चाहिए। तो आपने इसमें जब पानी डाला तो सपोज करिए कि पानी का टेम्परेचर उस टाइम पे 30 डिग्री था। अगर पानी का टेम्परेचर 30 डिग्री था तो कॉपर, जो ये कॉपर का वेसल है, इसने क्या किया, उस पानी से हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब किया और अपना टेम्परेचर भी 30 करने की कोशिश की। सपोज करो पहले इसका टेम्परेचर 27 था, ठीक है, पानी डालने से पहले 27 था, आपने पानी डाला तो कॉपर को 30 तक आने में कितनी हीट एनर्जी लेनी पड़ेगी, बताओ कितनी एनर्जी चाहिए 30 तक पहुंचने में। 27 से 30 तक पहुंचने में कितनी चाहिए भाई, 3 डिग्री का राइज करना है ना उसको, तो बताओ कितनी एनर्जी चाहिए होगी। अरे बहुत आसान है, 1 डिग्री के लिए 400 जूल चाहिए, तो 3 डिग्री के लिए ऑलमोस्ट कितनी चाहिए, 1200 जूल चाहिए होगी। भाई 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए तो 400 जूल चाहिए होती है ना, 1 किलो कॉपर की 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 400 जूल एनर्जी चाहिए। तो अब उसने वाटर से 1200 जूल एनर्जी ले ली, अपने आप को 30 तक पहुंचा दिया। अच्छा, वाटर के पास कमी कितने की आई, 1200 जूल की। क्या वाटर का टेम्परेचर भी बदल जाएगा इसकी वजह से, कम ज्यादा हो जाएगा 30 से, बताओ। वाटर का टेम्परेचर, देखो सुनो, वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री से कम या ज्यादा करने के लिए वाटर को कितनी हीट एनर्जी लूज करनी पड़ेगी भाई, कमी होगा, ज्यादा तो नहीं हो सकता क्योंकि कॉपर ने उससे हीट ले ली है, तो कितनी हीट एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। अभी पीछे देखा 4200 जूल, यानी वाटर को अपने अंदर 1 डिग्री का चेंज लाने के लिए 4200 जूल एनर्जी लूज करनी पड़ेगी। लेकिन लूज कितनी हुई है, देखो अभी सिर्फ 1200 जूल लूज हुई है ना, तो अभी भी उसके पास कम से कम 3000 जूल तो एक्स्ट्रा है। जब तक ये नहीं निकाल लेता है कोई, तब तक उसका 1 डिग्री भी हिलेगा नहीं, वो वहीं रहेगा। तो कॉपर अपने आप को 3 डिग्री ऊपर करके ले आया, लेकिन उतनी हीट एनर्जी उसको नहीं जरूरत पड़ी जितना वाटर को लूज करने के लिए अभी उसके पास 3000 जूल एक्स्ट्रा है, अभी भी एक्स्ट्रा है। तो वाटर से 1200 जूल निकल भी जाएगा तो उसके टेम्परेचर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। यही समझना है यहाँ पे कि कॉपर ने ले ली हीट, उसके बाद भी वाटर का टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, उसको अपना 1 डिग्री कम करने के लिए इतनी हीट एनर्जी छोड़नी पड़ेगी। ठीक है भाई, अपना टेम्परेचर बढ़ाने के लिए बॉडी को हीट एनर्जी लेनी पड़ती है और टेम्परेचर कम करने के लिए उतनी ही हीट एनर्जी आपको छोड़नी भी पड़ेगी। तो यहाँ पे जब आपने पानी, गरम पानी को एक कॉपर में डाला तो कॉपर ने अपना टेम्परेचर 3 डिग्री बढ़ा लिया और उसको बराबर कर लिया वाटर के। ऐसा करने में कॉपर को हीट एनर्जी लेनी पड़ी होगी, तो किससे ली उसने वाटर से ली हीट एनर्जी। कितनी हीट एनर्जी ली होगी, तो हमने देखा कि 1 डिग्री के राइज के लिए कॉपर का 400 जूल लेना पड़ता है कॉपर को, तो 3 डिग्री
डिग्री का राइज हुआ है तो कॉपर को 1200 जूल एनर्जी लेनी पड़ी होगी। तो हमने देखा कि अच्छा क्या 1200 जूल एनर्जी जो वाटर ने दी है कॉपर को, उसके बाद क्या वाटर पे कोई असर पड़ा, क्या उसका कोई टेम्परेचर तो डिस्टर्ब नहीं हुआ? तो हमने देखा अगर कि नहीं, उसका टेम्परेचर डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि उसको अपना 1 डिग्री कम करने के लिए 4200 जूल हीट एनर्जी लूज करनी पड़ेगी, जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 1200 जूल ही गई है उसके पास से, ठीक है, अभी भी काफी हीट एनर्जी उसके पास है, तो उसके टेम्परेचर में कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आएगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अब देखिए, तो ये अब दूसरे तरह के क्वेश्चन कैसे बनेगा? दूसरा क्वेश्चन यहीं से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन कहां से बनेगा कि आपसे कहेगा कॉपर का बर्तन आपको दे दिया उसने, और कॉपर का बर्तन दे दिया है तो कॉपर ने भी कुछ हीट ले ली है, तो हीट जो लूज कर रही है बॉडी पहली वाली, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, वो तो आप Q = mc डेल्टा T से निकाल देंगे। लेकिन जो हीट गेन कर रही है बॉडी, अब वहां पे सिर्फ वाटर नहीं है हीट गेन करने वाला, इसमें वाटर भरा हुआ था, तो सिर्फ वाटर नहीं है जो हीट गेन कर रहा है, अब ये कॉपर भी हीट गेन कर रहा है। तो आपको यहां पर 2 इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, एक तो वाटर के लिए, एक कॉपर के लिए। तो मतलब ये है कि कॉपर का भी मास और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्वेश्चन में दे रखी होगी आपको, तो आपको एक बार mc डेल्टा T वाटर के लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है, यानी वाटर के लिए आपने लिखा mc डेल्टा T, वाटर के लिए इस तरह से लिखा, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और वाटर में जो चेंज आया होगा, ठीक है, वो चेंज हम कैसे निकालते हैं, यहाँ वाला जो टेम्परेचर है वो बड़ा होता है और ये चूंकि गेन कर रहा है तो इसका टेम्परेचर छोटा होगा, तो TC - TB से हम लोग निकाल रहे थे, तो वैसे ही निकालेंगे। प्लस इसमें अब इसके साथ वाटर के साथ दूसरा कौन है जो गेन कर रहा है, जो शेयर कर रहा है, कौन है? वाटर के साथ कौन है जो शेयर कर रहा है? हाँ, कॉपर। तो कॉपर का मास आपको दे रखा होगा, मान लेते हैं mc दे रखा है, कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको दे रखी होगी, cc मान लेते दे रखी है, और कॉपर में जो चेंज आ रहा है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो कॉपर में भी चेंज जो आ रहा होगा यहीं से आप माइनस करके लिख देंगे, सेम आएगा। टेम्परेचर में चेंज सेम आएगा, हमेशा सेम रहेगा, जितना वाटर में टेम्परेचर में चेंज आएगा उतना ही कॉपर में आएगा, ठीक है। अभी हमने आपको दिखाया भी था कि वाटर में जितना भी चेंज आ रहा होगा, वाटर अगर 27 से 30 गया है तो कॉपर भी 27 से 30 होने की कोशिश करेगा, और उसमें वो वाटर से ही हीट एनर्जी ले लेता है। तो यहाँ पे डेल्टा T सेम रहता है, इसलिए परेशानी नहीं होती है, ये दोनों सेम रहेंगे यहाँ पे। क्लियर है? बदलेगा क्या? मास अलग होगा, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होगी, इसी तरह कॉपर का मास आपको दे रखा होगा वो अलग होगा, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपकी कॉपर की अलग होगी, दे रखी होगी। तो ये 2 तरह के न्यूमेरिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा तो बहुत आसान है, वो जब आएगा तब बता देंगे, वो बहुत आसान है, वो तो आप इलेक्ट्रिसिटी में पावर का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। पावर कैसे निकाली जाती है? इलेक्ट्रिसिटी में पावर कैसे निकालते थे? W/T से निकालते थे। अच्छा, W क्या था? W था वर्क डन, है ना, W वर्क डन था। अच्छा, यहाँ पे वर्क डन का मतलब क्या है? वर्क डन को ही तो हम एनर्जी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं? वर्क डन को हम एनर्जी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो E/T फॉर्मूला बन गया, या एनर्जी को मतलब हीट भी बोल सकते हैं, तो Q/T बन गया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला एक है, इसको ध्यान रखिए, P = Q/T। यहां से होगा क्या? आपको पावर दे देगा, हीट एनर्जी दे देगा, टाइम पूछ लेगा, या पावर दे देगा, टाइम दे देगा, हीट एनर्जी बताओ कितनी हुई। तो इस फॉर्मूले से ही P = W/T से ही वो क्वेश्चन हो जाएंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो कैलोरीमेट्री में होता क्या है? देखिए आपके सामने फिगर बना हुआ है, फिगर में आप देख रहे हैं कि स्टैंड बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये थर्मामीटर है, और ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कॉपर वेसल है, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, जो 2 मिक्सचर आपने डाले, ठीक है, एक की हीट कुछ और थी, दूसरे की कुछ और थी, तो उसके बाद मिक्स होने के बाद उनके पास फाइनली हीट एनर्जी कितनी आई, ठीक है, उसी को मेजर करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट है कैलोरीमेट्री का, इससे मेजर किया जाता है। ये थर्मोमीटर पड़ा हुआ है जो कि बताएगा टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, यानी जो फाइनल टेम्परेचर होगा मिक्सचर का वो बताएगा ये। यहाँ पे एक स्टिरर पड़ा हुआ है, जो आप मिक्सचर अगर डालेंगे अलग अलग टेम्परेचर्स के तो उनको मिलाने के लिए, ठीक है। अच्छा, कॉपर वेसल के आसपास यहाँ पे हीट एनर्जी का लॉस ना हो, उसके लिए आप एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल लगा देते हैं, जैसे वूल है, वूल बैड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ठीक है। तो आपने एक वुडन जैकेट लगा दी, यानी एक बाहर से उसको सील कर दिया, उसके अंदर भी वूल भर दिया बीच में, ताकि कम से कम लॉस हो, बल्कि मिनिमाइज करने के लिए कि हीट एनर्जी बाहर ना चली जाए, ताकि हमारा जो मेजरमेंट करेंगे उसमें एरर ना आए। ऊपर भी हम एक लिड लगा देते हैं, बस इतना हिस्सा छोटा खोल देते हैं ऊपर से, जहां से हम स्टिरर को डाल सकें और थर्मोमीटर को डाल सकें। तो ये आपका कैलोरीमीटर होता है इस तरह से, ठीक है। ये सब वही सब चीजें हैं, आराम से बुक में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है कि कोई भी बॉडी, हॉट बॉडी जितना हीट लूज करेगी उतना ही हीट जो दूसरी बॉडी उसके पास में रखी होगी, कोल्ड बॉडी, वो गेन कर लेगी। हाँ, यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं कि सराउंडिंग में कोई हीट लॉस नहीं होगा किसी भी तरह का, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम कर रहा है कि सराउंडिंग में कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस काम नहीं कर रहे हैं।
ठीक है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर के एक नेचुरल फिनोमेना को देख लेते हैं क्या होते हैं। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज के बारे में आपने पढ़ा होगा। क्या मतलब होता है? देखो, जो लैंड होती है, लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हमने कल भी एग्जांपल दिया था कि आप लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के कंपैरिजन में काफ़ी कम होती है। कम का मतलब ये है कि लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, ठीक है। जैसे ही धूप निकलेगी सुबह सुबह, पानी गर्म हो, वो लैंड गर्म हो गई, लैंड गर्म हो जाती है, लेकिन पानी को गर्म होने में टाइम लगता है क्योंकि उसको ज़्यादा हीट चाहिए उसका पेट भरने के लिए। तो इसके नेचुरल कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं कि सुबह सुबह जैसे ही धूप निकलती है, पानी जल्दी से लैंड गर्म हो गई। जैसे लैंड गर्म हो जाती है तो लैंड के ऊपर जो एयर होती है वो भी गर्म हो जाती है, तो गर्म हवा जो होती है वो हल्की हो जाती है, हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। अब हवा अगर ऊपर चली गई उठ के, तो लैंड पे क्या हो गया, लो प्रेशर एरिया बन गया। अब आपको पता है कि हवाएं कैसे चलती हैं, हवा इसी प्रिंसिपल पे चलती है कि जहां लो प्रेशर एरिया बन जाता है वहां हवाएं आती हैं, कहां से, हाई प्रेशर वाले एरिया से। तो यहां पे देखिए क्या होता है, सी के पास ये देखिए यहाँ पे अभी भी हाई प्रेशर एरिया बना हुआ होता है सुबह जब धूप निकली है, क्योंकि जल्दी से पानी गर्म नहीं होता है, धीरे धीरे गर्म होगा। तो पानी के ऊपर जो हवा है वो अभी ठंडी है और वो भारी है, तो वो अभी ऊपर उठ के नहीं गई है, तो ये यहाँ पे हाई प्रेशर है हवा का। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हवा गर्म हो गई, हल्की हो गई, ऊपर उठ गई, तो यहाँ लो प्रेशर बन गया। अब हवा कैसे चलेगी बताओ, सी टू लैंड चलेगी। तो हवाएं सुबह के टाइम पे इस ऐसी जगह पर जहाँ पे जो समंदर के किनारे जो जगह होती हैं वहाँ पे सी टू लैंड हवाएं चलती हैं, क्योंकि हाई प्रेशर एरिया होता है, तो ऐसी हवाओं को सी ब्रीज बोला जाता है, ठीक है। ये सी ब्रीज होती हैं, समंदर की तरफ से ठंडी ठंडी हवा आ रही है। अब पूरा दिन हो गया, दूसरा सिनेरियो देखते हैं। पूरा दिन हो गया, सूरज ढल गया, ठीक है। अब सूरज ढलने के बाद क्या हुआ, जमीन जल्दी गर्म हुई थी, जल्दी ठंडी भी हो जाएगी, तो ये ठंडी होने लगेगी। अब ये ठंडी होने लगेगी तो यहाँ हाई प्रेशर बनने लगेगा, हवा वापस से यहाँ पे आके रुक जाएगी। जबकि पूरा दिन पानी के ऊपर धूप पड़ी है, तो पानी अब गर्म हो चुका है अच्छा खासा, ठीक है। और हमने क्या बताया था, पानी देर से गर्म भी हो रहा है और देर से ही ठंडा होगा, फिर उसको अपना उतनी हीट एनर्जी लूज करनी पड़ेगी ना, पूरा दिन जो उसने ली है, तो लूज करने में भी तो टाइम लगेगा, तो पानी जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो अब यहाँ पे लो प्रेशर एरिया बन गया है, क्योंकि यहाँ की हवा काफी गर्म हो चुकी है और गर्म होकर वो अपनी जगह छोड़ के ऊपर जा चुकी है। तो अब हवाएं चलेंगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर, यानी अब हाई प्रेशर है लैंड के ऊपर, तो लैंड टू सी हवाएं चलेंगी शाम को। तो ऐसी हवाओं को बोला जाता है लैंड ब्रीज, ठीक है। तो अब जो समंदर के किनारे जो लोग भी रहते हैं, जैसे मुंबई में या जहाँ पे भी इस तरह से कोस्टल एरियाज में, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पे जो भी रह रहा है उसको दोनों तरफ से दिन भर हवा मिल रही है, ठीक है। लैंड ब्रीज चलेगी तो भी उसका फायदा है, सी ब्रीज चलेगी तो भी उसका फायदा है। इसीलिए वहाँ पे क्लाइमेट जो होता है वो मॉडरेट रहता है, ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। तो ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज भी के रीजन से यहाँ पे सी शोर पे जो क्लाइमेट है, कोस्टल एरियाज में जो क्लाइमेट है वो ऐसा रहता है। बोलो, समझ में आ गया? अच्छा, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसके यूजेस क्या हैं? यूजेस होते हैं कि इस तरह की बॉटल्स में हम जो पानी है उसको यूज़ करते हैं फॉर्मेंटेशन के लिए, सिकाई के लिए, ठीक है। सिकाई के लिए डॉक्टर्स बताते हैं, तो हम लोग सिकाई भी करते हैं। तो क्यों करते हैं? ऐसी बॉटल्स में हम वाटर को भर लेते हैं गर्म करके, तो अब वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा है, तो वो ना जल्दी ठंडा होगा ना जल्दी गर्म होता है, तो वो अब गर्म गर्म पानी आपने भर लिया, अब ये सील्ड है तो ये आइसोलेट कर देती है, यहाँ से अब सराउंडिंग में हीट लॉस नहीं होता है, तो पानी बहुत धीरे 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 अपनी हीट लूज करेगा, यानी देर से ठंडा होगा। तो जब तक जितनी ज़्यादा देर गर्म रहेगा तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, फॉर्मेंटेशन में सिकाई उकाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मेडिकल पर्पज से भी यूज़ किया जाता है। ये देखिए, आपने देखा होगा इस तरह से, अब फोटो तो ऐसा बना हुआ है, इस कलर का पानी देखा है? हाँ, इस कलर का पानी देखा किसी ने? नहीं देखा है? तो ये पानी की इमेज नहीं है। देखा होगा आपने, इंजन में कभी कभी क्या होता है, गाड़ी रोक के लोग इस तरह से बाल्टी भर के लाते हैं और डालने लगते हैं, है ना? क्या लगता है, गाड़ी चलने लगती है उससे, क्यों? क्या रीज़न है? देखो, जब वो गर्म हो जाएगा, मतलब इंजन जब बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो उसको ठंडा करने के लिए, उसके सारे पार्ट्स को ठंडा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी चीज़ गर्म है उसको ठंडा कैसे करेंगे? उससे हीट ले लेंगे, ठंडी हो जाएगी। बोलो भाई, उसके पास हीट ज़्यादा है इसीलिए गर्म है, उससे हीट ले लो, ठंडा हो जाएगा। तो वाटर क्या करेगा? वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उसको ज़्यादा हीट चाहिए, उसका पेट जल्दी भरता ही नहीं है। तो आप क्या करते हैं, यहाँ लाकर जब पानी डाल देते हैं, तो पानी डालने की वजह से वो क्या करता है, सराउंडिंग में जितने पार्ट्स हैं उनकी सारी हीट को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो वो जो इंजन है वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरह पानी को भी हम यहाँ पे यूज़ करते हैं कूलेंट की तरह, इफेक्टिव कूलेंट, यानी जो ठंडा कर दे, ठीक है।
तो एक ये फायदा भी है हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का पानी की, ठीक है। कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है कि जो वाइन की बॉटल्स होती हैं वो फ्रीज ना कर जाएं, ठीक है। बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ रही है, टेम्परेचर बहुत गिर गया है, तो वो फ्रीज ना कर जाएं, सब बेकार हो जाएंगी, तो उनको पानी में रखा जाता है। कोई बताएगा क्यों? पानी में रख के कैसे काम चल जाएगा? देखो, पानी में अगर आप रख रहे हैं तो पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है तो पानी ठंडा होने के लिए 1 डिग्री अपना टेम्परेचर कम करने के लिए 4200 जूल एनर्जी छोड़ेगा सराउंडिंग में, है ना? बोलो, छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा? भाई पानी के अंदर आपने बॉटल्स डाल दी, इस तरह से मान लो ये बहुत सारी बॉटल्स हैं, आपने पानी के अंदर डाल दी। अब पानी क्या करेगा, सराउंडिंग में टेम्परेचर तो बहुत कम है तो पानी भी धीरे धीरे ठंडा होने लगेगा। अब पानी ठंडा होगा, कोई भी चीज ठंडी होगी तो वो अपनी हीट एनर्जी लूज करेगी। तो पानी सोचो हर 1 डिग्री सेल्सियस डाउन होने पर 4200 जूल एनर्जी लूज करता जाएगा। अब जब ये एनर्जी लूज करेगा हीट, तो ये किसको मिलेगी? ये बॉटल को मिल जाएगी, और बॉटल को मिल जाएगी तो बॉटल का टेम्परेचर बहुत कम नहीं हो पाएगा, ठीक है, कम होने से बच जाएगा। तो लगातार पानी जो हीट लूज कर रहा है वो हीट उसके अंदर जो बॉटल्स रखी हैं उसको मिल रही है, तो वो फ्रीज होने से बच जाएंगी, उनका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होगा, तो पानी बचा लेता है। यानी खुद कूल हो रहा है और उससे हीट लूज कर रहा है, वो हीट उसके अंदर जो भी पार्टिकल्स रखे हुए हैं, जो भी चीजें रखी उनको मिल रही है। तो अब समझ में आई बात? तो जो बॉटल्स हैं वो जल्दी फ्रीज नहीं होंगी, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, ये भी जो प्लांट्स होते हैं उनकी कैपिलरीज में, ठीक है, उनकी कैपिलरीज में जो पानी भर जाता है और जो कोल्ड ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नीचे चला जाता है, बहुत ठंड जहाँ पड़ती है, साइबेरिया के एरिया में देखिए, कनाडा में, तो वहाँ क्या होता है कि वो प्लांट्स खराब हो जाते हैं, क्योंकि जब पानी अंदर जाएगा कैपिलरीज में और अगर वो जम गया तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, नहीं बढ़ जाता है? सॉलिड स्टेट में जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो फट जाएंगे, वो कैपिलरीज फट जाएंगी, तो पूरी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी उन लोगों की। तो उनको उससे बचाने के लिए, ठीक है, कि जो कैपिलरीज के अंदर वाटर है उसका वो फ्रीज ना हो पाए, उससे बचाने के लिए वहां पानी भर देते हैं। बिल्कुल वही फिनोमेना है जो वाइन बॉटल्स के साथ किया जा रहा था कि उसको पानी में डाल दिया था। तो यहां क्या करेंगे, सारे खेतों में पानी भर देंगे। अब खेतों में पानी भर देंगे तो क्या होगा, वो पानी ठंडा होने के लिए हर 1 डिग्री के फॉल पर क्या करेगा, 4200 जूल एनर्जी लूज करता जाएगा। तो इतनी एनर्जी जब लूज हो रही होगी तो उसमें जो भी प्लांट्स हैं वो उस हीट एनर्जी को ले लेंगे और उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गिरने से बच जाएगा, फ्रीज होने से बच जाएंगी। तो पानी इस तरह से यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल है। क्लियर है? बताइए। अदरवाइज तो क्रॉप्स तो कितनी सारी खराब हो जाती। तो बहुत ज़्यादा फायदे हैं वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। और क्या बोल रहे हैं, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव अ हाई कंटेंट ऑफ, हमारी बॉडीज में भी जो पानी का इतना ज़्यादा कंटेंट होता है, तो आसपास में जब टेम्परेचर चेंज होता है, सीजन चेंज होता है ना भाई, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर गया या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ गया, गर्मी आ गई, बहुत ज़्यादा ठंड आ रही, तो हमारी बॉडी कैसे उसमें अडेप्ट कर लेती है खुद को, ठीक है। हम ऐसा क्यों नहीं होता है कि हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएं उसकी वजह से, या कुछ लोग की जान चली जाए उसकी वजह से, ऐसा नहीं होता है, हम अडेप्ट कर जाते हैं। अडेप्ट कौन करवाता है? भाई पानी हमारे अंदर जो है, ठीक है, वो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से हमारे अंदर भी वो वही सारे फिनोमिनाज होते हैं, ताकि हम फिर अपने सराउंडिंग के क्लाइमेट से, सराउंडिंग के टेम्परेचर से अडेप्ट कर जाते हैं अपने आप को, ठीक है। हाई एंड लो, अब ये देखिए, ये तो बहुत अच्छा एग्जांपल है। जो आपके घर में पैन यूज होते हैं कुकिंग के लिए, तो कुकिंग के लिए जो पैन यूज होते हैं वो थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है, मोटी शीट्स के होते हैं। अच्छा, मोटी शीट क्यों करते हैं, कोई बताएगा क्या रीजन है, मोटे क्यों बनाए जाते हैं? आपको बताएं, जो ये है हीट एनर्जी गिवन है वो डायरेक्टली रिलेटेड होती है मास के, बताया था अभी पीछे, बोलो। तो अगर आप मास ऐड करते जाएंगे तो क्या होगा, इसको हीट एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी आपको टेम्परेचर राइज करने के लिए। तो जो बर्तन होते हैं घर में हम कुकिंग के लिए यूज करते हैं, उनको मोटा इसलिए बनाया जाता है कि उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, ठीक है, क्योंकि अगर पतला बनाएंगे तो जल्दी गर्म हो जाएंगे, जल्दी गर्म होंगे तो खाना जल जाएगा आपका। तो आप उसको मोटा, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को वेरी भी करा सकते हैं आप, ठीक है, यानी किसी भी चीज़ की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ानी है किसी मेटल की, तो उसको मोटा कर दीजिए, ठीक है, उसमें ज़्यादा मास ऐड कर दीजिए, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी देर में गर्म होगा वो, तो ताकि खाना हमारा अच्छे से बन जाएगा, जलेगा नहीं, ठीक है, अच्छे से कुक हो जाएगा, या बहुत लंबे टाइम तक गर्म रहेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। इलेक्ट्रिक आयरन में भी नीचे क्यों मोटा करते हैं, इसीलिए कपड़े ना जल जाएं, ठीक है, वो जल्दी गर्म हो जाएगा, ठीक है। वैसे अब तो पतले वाले भी आ रहे हैं, तो पतले वाले जब भी बनाए जाएंगे तो उसके साथ ऑटो कट लगाया जाता है, यानी एक सर्टेन टेम्परेचर पे जाके वो कट कर देगा, यानी अब उसको और हीट नहीं दे रहा है वो,
ठीक है। तो अगर ऑटो कट नहीं होता तब तो आपका कपड़ा पक्का जल जाता, क्योंकि आपके कंट्रोल में नहीं होता कि इतनी हीट देने के बाद हीट बंद कर दिया तो बार बार आप स्विच बंद करते, आपको पता कैसे चलता है बहुत ज़्यादा हो गया है, कपड़ा जल जाता तभी पता चलता है ना। तो इसमें जो पतली वाली आती हैं इस तरह की, जो हल्की इस तरह की इलेक्ट्रिक आयरन जो हल्की वाली आती हैं, उनमें इस तरह का देखो यहाँ पे लगा हुआ है ना नॉब, दिख रहा होगा ये वाला, ये इससे आप एडजस्ट कर लेते हैं, कॉटन वूल सब लिखा होता है इसमें, तो वो उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कट कर देता है, अदरवाइज तो कपड़ा जल जाएगा। और नॉर्मली जो आती हैं उसमें मोटा नीचे से क्यों बनाया जाता था जो पहले आती थी, वो इसीलिए ताकि कपड़ा ना जले आपका, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके, जल्दी गर्म ना हो जाए और इसी तरह जल्दी ठंडा ना हो पाए, ठीक है। कॉपर के बारे में हमने आपको बताया, ठीक है, तो कॉपर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। द रीजन इज दैट द स्पेसिफिक हीट के, ये क्या पूछ रहे हैं, द वेसल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ हीट, हीट के मेजरमेंट के लिए जो कैलोरीमेट्री अभी हमने देखा था उसमें कॉपर क्यों लगाया जाता है, कॉपर का ही यूज क्यों हुआ, कॉपर का यूज इसलिए हुआ क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफी कम होती है। तो जो मिक्सचर्स को आप उसके अंदर डाल रहे हैं ये चेक करने के लिए, उन दोनों मिक्सचर्स के बाद फाइनल जो मिक्सचर है उसका टेम्परेचर कितना आया, उसकी हीट कितनी है, उसको अगर आप मेजर करना चाहते हैं तो वो एरर ना आए उसके अंदर, उसकी हीट इतनी ज़्यादा इधर उधर सराउंडिंग में ना चली जाए, या बर्तन जो आप लगा रहे हैं वो ना ले ले उसकी हीट, इस ज़्यादा हीट ना ले ले कि इतना बड़ा मेजरमेंट में एरर आ जाए, इसलिए कॉपर को यूज़ करते हैं, क्योंकि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी कम होती है। अभी दिखाया था पीछे कि कॉपर 2-3 डिग्री के राइज अगर करेगा भी तो वो कितना हीट एनर्जी ले लेगा, 1200 जूल 1500 जूल, इससे ज़्यादा लेने की ज़रूरत ही नहीं है उसको। तो अगर वो 1-2 डिग्री के बराबर राइज हो रहा है और उसमें जो हीट एनर्जी वो ले भी ले रहा है मिक्सचर से, तो मिक्सचर के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है, कोई बहुत ज्यादा एरर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर को ही क्यों यूज करते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है और मेजरमेंट में एरर नहीं रहता, एरर को अवॉइड करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज तो टाइम हो गया है, बाकी इसके न्यूमेरिकल्स जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं उनको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे।